नमस्कार, स्वागत है आपका एक बेहद खास प्रोग्राम में जहां पर बात होगी ग्रीन गोल्ड की। जी हां, नीति आयोग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें ग्रीन गोल्ड कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि बैम्बू कल्टीवेशन या बैम्बू का जो बाजार है विश्व स्तर पर 2025 में 98.3 बिलियन डॉलर्स रहने की उम्मीद है। क्लियरली जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, इसकी जो कल्टीवेशन है यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ रही है। सरकार की तरफ से हमने काफ़ी सब्सिडीज़ भी यहाँ पर आते हुए देखी हैं, लेकिन क्या है बाजार, क्या है प्रॉफिट मार्जिन, क्या है सब्सिडीज़ और इसके क्या मायने हैं पर्यावरण को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र एग्रीकल्चर प्राइसेस पैनल के चेयरमैन पाशा पटेल, जैन्स बैम्बू प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर कृणाल नेगांधी, क्यूएनबी एसी के डायरेक्टर संजीव कारपे और एपिटोम बैम्बू वुड प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर नीरज मुताब। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आज इतना सारा बैम्बू हमारे स्टूडियोज में लाने के लिए और आप सबका आने के लिए भी बहुत बहुत आभार। पाशा जी, आपसे शुरुआत करेंगे और आपको काफ़ी हद तक जिस तरह से आप बैम्बू को लेकर चले हैं, बैम्बू मैन ऑफ इंडिया भी कहलाने लगे हैं, लेकिन अब तो विश्व स्तर पर भी इसकी बातें होने लगी हैं। ग्लोबल मार्केट्स में माना जा रहा है कि 98.3 बिलियन का ये बाजार होगा अगले साल तक, यानी कि सभी की अब आंखें इसकी तरफ खोलने लगी हैं। लेकिन इंडियन मार्केट्स में हम कहां तक पहुंचे हैं? इंडियन मार्केट का प्रॉब्लम है। इसका कारण ये है कि 1980 में चाइना ने जो शुरू किया था, तो चाइना में ये काम जब शुरू हुआ तो आप चाइना का टर्नओवर 3,20,000 करोड़ का, और वहाँ पे सिर्फ 5 मिलियन हेक्टर बांबू है। और हमारा ऐसा है कि भारत में 10 मिलियन हेक्टर बांस है और हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो 1980 में चाइना ने शुरू किया वो अब हम शुरू कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन इस साल पूरे देश में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट रहेगा जहाँ पे सही मायने में इसमें काम शुरू होगा। और ये पहले तो प्लांटेशन होना चाहिए ना, तो बाद में से सारी चीज़ें होगी। तो प्लांटेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल 1 हेक्टर को 7 लाख रुपये किसानों को सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। और 86% किसान 2 हेक्टर तक सीमित है। तो ऐसे 86% किसानों के लिए अगर 7 लाख पर हेक्टर को अगर सब्सिडी दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसमें अब लोगों का रुझान बढ़ेगा और किसान ये बांस लगाने के इसमें आएंगे, विश्वास में आएंगे। और जब आप जैसे लोग सब ये सारी चीज़ें दुनिया को अगर बताना शुरू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों में एक बार आत्मविश्वास आ गया कि मेरा माल कोई तो भी खरीदने वाला है। ऐसी एक बार भावना तैयार हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और अभी हम इसके लिए ही 9 जनवरी को YB चौहान सेंटर मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, 5-6 सेक्रेटरी, भारत सरकार के सेक्रेटरी, भारत सरकार के एनवायरनमेंट के मिनिस्टर, नितिन जी गडकरी, ऐसे सारे लोगों को हम इकट्ठा किया है। किसान, इंडस्ट्री और सरकार तीनों को एक छत के नीचे हम 9 तारीख को ला रहे हैं और दिन भर के उसके ऊपर डिस्कशन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस डिस्कशन के बाद इंडस्ट्री को लगेगा कि मुझे इधर पैसे लगाने के लिए चांस है। और आपके लिए मैं एक ही लाइन बताता हूं कि आपके माध्यम से मैं सारे इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट सुनना चाहते हैं, उनको सारों को मुझे एक मैसेज देना है। वो मैसेज ये है कि हमारी इंडस्ट्री यानी क्या है, हम ऑक्सीजन खाते हैं और कार्बन तैयार करते हैं और उसमें वस्तु निर्माण करते हैं। लेकिन अब हमको दुनिया में विकास का नया मॉडल देना है, जो मॉडल, जो इंडस्ट्री कार्बन खाएगी, ऑक्सीजन देगी और वस्तु भी निर्माण करेगी। अब देखिए इतने सारे वस्तुएं आपके सामने यहाँ पे लाई हुई है, तो ये दुनिया बचाने का एक नया तरीका है और बहुत ही सुंदर तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस तरीके की तरफ मुझे लगता है कि सारी दुनिया की नजरें इधर लगनी चाहिए। और इधर अगर दुनिया की नजरें अगर लगेंगी तो ही पृथ्वी पे मानव जाति का अस्तित्व रहने वाला है, वरना पृथ्वी पे मानव जाति का अस्तित्व रहने की कोई अब चांसेस नहीं रह गए। जो IPCC का रिपोर्ट देखने के बाद अभी आप देखते हैं कि तमिलनाडु में इंच में बारिश होती थी, मिलीमीटर में बारिश होती थी, लेकिन कल 2 फीट बारिश हो गई है। अब इंच में और मिलीमीटर में नहीं तो फीट में बारिश हो रही है। तो इस तरीके का अगर माहौल रहेगा तो कुछ हम बचेंगे नहीं। इसलिए हमको टेम्परेचर और कार्बन अगर कम करना है तो हमको ग्रीनरी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और ग्रीनरी में क्या करेंगे, तो हम बांस ही लगा सकते हैं, इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को इस चीज़ का इतना ये लगाव लगा हुआ है, तो उन्होंने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को,
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और इंडस्ट्री को। अभी हमारी इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि इंडस्ट्री को हम महाराष्ट्र की इस तरफ मोड़ सकते हैं और एक बहुत अच्छा धोरण इसका सरकार का हम इंडस्ट्री के बारे में बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली, ये काम तो होगा ही, क्योंकि आप कर रहे हैं और आप सबको इकट्ठा भी कर रहे हैं और आप वो सेमिनार भी कर रहे हैं जिसका काफी फायदा ऑफ कोर्स यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने में भी होने वाला है। लेकिन आप सभी स्टेक होल्डर्स को भी यहाँ पर लेकर आए हैं, उनसे भी जानेंगे कि बांस लगाना एक बात है और फिर उसके यूजेस दूसरी बात है। और हम दिखाते चले जा रहे हैं कि ये बांस है और ये इससे बनता है, और वो पिक्चर्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर से लेके फर्नीचर से लेके और कितनी चीजें अब यहाँ से बांस से बनती हैं जो एज ठोस हैं किसी और वुड स्ट्रक्चर के हिसाब से भी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे लगता है आपको ये बिजनेस आगे बढ़ता हुआ, अब यहाँ से क्या कुछ करने की जरूरत है? ये सब लोग ये मानते हैं कि बांस ये दुनिया का नंबर 1 सस्टेनेबल रॉ मटेरियल जी। और आजकल सस्टेनेबिलिटी, इको, ये तो बज़वर्ड हुए हैं, ये भी सब लोग मानते हैं। तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट बाम्बू प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर दुनिया का नंबर 1 सस्टेनेबल रॉ मटेरियल अभी तो फैशन में अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। हमारे जैसे लोगों का काम यह है कि हम उनके सामने सक्सेस स्टोरी रखें। सिंदूर डिस्ट्रिक्ट में हमने 2004 में ये बांस में काम शुरू किया था और हमने वहाँ के किसानों को प्रॉपर फार्मिंग करना सिखाया और वो बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हुए आज 10,000 से ज़्यादा किसान सिंदूर डिस्ट्रिक्ट में बाम्बू ग्रो करते हैं, जो अदरवाइज अल्फांसो मैंगो और कैशू ग्रो करते थे। तो अभी ये अच्छा रॉ मटेरियल अवेलेबल होने के कारण उससे हमने अच्छे प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, क्राफ्ट आइटम हो या फर्नीचर हो, और उसको फैशनेबल बना दिया। तो फैशनेबल बनाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी लोगों को अच्छा लगने लगा है और आई एम वेरी श्योर कि इसको और बढ़ेगा। जैसा जब मालूम हो जाएगा लोगों को ये ऑप्शन अवेलेबल है, लोग इसके तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, एब्सोल्युटली बढ़ेंगे। और कृणाल एंड नीरज, आप तो उस एरिया से हैं जहां पे आप एक्चुअली उसको एक फाइनल टच, एक फाइनल तस्वीर इसकी दिखाते हैं। नीरज, हमारी आपसे पहले भी बात हो चुकी है और आपने कहा था कि जो पार्लियामेंट की फ्लोरिंग है वो बैम्बू से हुई है, और किस तरह से आप उस स्तर तक भी पहुंचे, और जैसे ये इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो बैम्बू ब्लॉक्स है यहाँ पर हैं, कहाँ इसका यूज़ है, किस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, कैसे सोर्सिंग है, क्या इनफ बैम्बू अवेलेबल है? तो हम बैम्बू से बैम्बू वुड बनाते हैं। दिस इज एक इको फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट है हार्डवुड के लिए। अब अलग अलग प्रोडक्ट जैसे फ्लोरिंग हो गई, डेकिंग हो गई, बैफल्स, हम ये सब प्रोडक्ट इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स के लिए सप्लाई करते हैं। मेनली आर्किटेक्ट्स हु आर जो बहुत इको फ्रेंडली, इस पे इको फ्रेंडली के तरफ मोड है उनका। तो हम अभी इन टर्म्स ऑफ बैम्बू, हमारी फैक्ट्री अगरतला में है जहाँ पे बहुत सारा बैम्बू अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत जो बैम्बू है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये प्रोडक्ट के लिए बहुत सूटेबल है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, अभी ये बहुत नया प्रोडक्ट है और इंडस्ट्री में इसकी अवेयरनेस होनी बाकी है। जब इंडस्ट्री में अवेयरनेस होगी और ऐसी फैक्ट्रीज आएगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी और प्रॉफिट मार्जिन्स भी आएगी इसमें। तो नीरज, क्या अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप लोगों से बात करते हैं कि इसकी क्या इसे पुश करते हैं? क्योंकि जैसे कृणाल ने यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, टेम्पल में, शैक्स में, बैम्बू कई जगह पे यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो आप ही बताइए कि क्या अवेयरनेस है, कैसे आप इसको पुश कर रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पर, वुड के मुकाबले इसकी कैसी कॉस्टिंग निकलती है? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट बिजनेसमैन तो वो भी देखेगा। अवेयरनेस तो काफ़ी कम है, वो डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे यहाँ परसेप्शन जो है बैम्बू का सो फार हैज़ बीन ऑफ पुअर मेंस टिम्बर। अच्छा। और इसी टाइप का काम देखा गया है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट मटेरियल है काम करने के लिए एज कम्पेयर टू वुड। बट इसके एक बेनिफिट्स हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में ये 4 चांद लगाता है जी। अभी आज का जो सॉल्यूशन चाहिए बैम्बू का, इसको एक परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस जो हम कहते हैं, अगर उस हिसाब से हम उसको कोशिश करें तो उसके डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, ये सब पे काम करें तो हो सकता है। तो ये हमने करके दिखाया है, क्योंकि इंडिया में ही नहीं, हमने प्रदेश में ब्रांड्स लाइक वॉर्डरोब एस्टोरिया, हिल्टन का ब्रांड है या रिस कार्ल्टन है, इस टाइप के ब्रांड्स के साथ काम किया है और काफ़ी हाई एंड काम हुआ है। और हमारी यहाँ का बास गया है, हमारे ट्रेंड आर्टिजन्स गए हैं और इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर होके गया है। सो ये इकोसिस्टम तैयार हो रहा है
और मुझे लगता है कि जैसे ये सक्सेस स्टोरीज और बढ़ेंगे, अपने आप अवेयरनेस क्रिएट होगा और अपने आप लोगों का जो दृष्टिकोण है वो एक पूरे मेंस टिम्बर से एक आइटम ऑफ कंटेम्पररी यूज जो आज के मिलेनियल पॉपुलेशन को अपील करे, उसे लगता है कि मैं स्पेंड करूं रेस्पॉन्सिबली, बट मुझे क्वालिटी और इस कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो हम कोशिश करके ले पा रहे हैं और ये आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। तो पाशा जी, क्लियरली एक अवेयरनेस की कमी थोड़ी सी यहाँ पर मार्केट में है, और जैसे कृणाल ने भी कहा कि थोड़ा सा पुअर मैन्स टिम्बर के हिसाब से इसको देखते हैं, लेकिन उत्पादन एक चीज़ है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन, यूटिलाइजेशन। आपको लगता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनने का भी यहाँ पर शायद एक चीज़ है जो यहाँ पर शायद होनी चाहिए? सही है। देखिए कि पहले प्लांटेशन होना कि पहले फैक्ट्री होना, अब यहाँ पे विषय आ गया है। अब तक बांस ये फॉरेस्ट में रहता था, और 2017 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने बांस पे जो पाबंदियां थी, 1927 में अंग्रेजों ने बांस को इसमें फॉरेस्ट के कानून में लाया और बांस तोड़ना और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिशन लगती थी। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात में क्लियर कर दिया, बांस ये घास है। जब बांस घास है तो घास लगाने के लिए और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं। 2017 में जो डिसीजन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 90 साल के बाद 90 दिन में एक बात जो की, उसके बाद अब हमारे देश में बांस का काम शुरू हो गया। अब किसान लगाने के मूड में है। अब इंडस्ट्री को हमको ये बताना है कि भैया ये किसान लगा रहा है तो ये खरीदने के लिए आता है क्या। तो अब जैसा कि इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं सीएम और हमारे एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, इनको सबको, अजित पवार साहब, इनको जब मिला ना, तो इन लोगों ने कहा कि अरे ये तो हाँ बहुत अच्छा मटेरियल है, इसको हम कुछ और करेंगे। तो आपको सबसे बड़ी एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर है कुशवाहा, उनके साथ में एक आईएएस ऑफिसर है, जब उनको हम ये मटेरियल बताए तो उन्होंने हमको 3 घंटे ये इंडस्ट्री बांस की कैसे महाराष्ट्र में बढ़ सकती है ये बताने के बाद उन्होंने बताया हमको। और अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हो गई है। एनवायरमेंट कहना शुरू किया है कि एनवायरमेंट अगर देश का बचाना है, राज्य का बचाना है तो बांबू चाहिए। एग्रीकल्चर वाले बोल रहे हैं कि किसानों का इनकम बढ़ाना है तो बांबू चाहिए। इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि नई कुछ इंडस्ट्री आनी है तो वो बोल रहे हैं कि बांस चाहिए। तो जिस तरीके का बांस का उपयोग लोगों के समझ में आ रहा है, और अभी थोड़ी दिन आप रुकिए, अभी हम 9 जनवरी को एक नीदरलैंड, फिनलैंड और भारत सरकार के माध्यम से नुमालीगढ़ में भारत सरकार ने एक रिफाइनरी शुरू कर रही है, दुनिया की पहली। 5 लाख टन बांबू से 6 करोड़ लीटर साल को इथेनॉल बनाने का मार्च में ओपनिंग हो रहे हो। और उसके सीएमडी मुंबई में आ रहे भास्कर फुकन। तो जब भास्कर फुकन खुद मुंबई में आके 2 दिन रह के अगर लोगों यहाँ की इंडस्ट्री को बताएंगे कि भैया हम इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो आप भी शुरू कर सकते हैं, तो आज अगर समझो हमने वो काम शुरू किया तो 3 साल में इंडस्ट्री भी खड़ी होगी और उसके लिए जो 5000 हेक्टेयर बांस लगेगा वो बांस भी लगेगा। तो बात ऐसी है कि अगर समझो पूरी दुनिया बोल रही है फॉसल फ्यूल, डीजल मत जलाओ, पेट्रोल मत जलाओ, कोयला मत जलाओ, तो जमीन के पेट में का जो भी निकलता है वो जलाना नहीं है, यानी पेट बंद हो गया। तो अब जलाएंगे कहाँ? तो फिर मोदी जी ने कहा कि मोदी जी ने क्या कहा कि अब तक मेरा किसान अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता बन रहा है। कि अगर दुनिया को ऊर्जा देना है तो अब ऊर्जा जमीन के पेट में से निकालने के बजाय जमीन के पीठ पे से निकालना शुरू होगा। और जमीन के पीठ पे से अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि बांस के सिवा दूसरी चीज दिखती नहीं। और ये और जब पाशा जी बांस के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन इसी से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो ऑफ कोर्स और व्यू जानेंगे कि आगे जाकर अब 2024-25 में इस इंडस्ट्री से क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। माना ये जाता है कि अगर आपने बांस उगा लिया, पाशा जी, कई रिपोर्ट्स में ये भी कहते हैं कि अगर बंजर में भी लगाया तो भी बांस शायद लग सकता है और सालों साल फिर इसका मुनाफा भी कमाया जा सकता है। आप ऑफ कोर्स ये पहली ऐसी बैम्बू की सेमिनार करने जा रहे हैं, मतलब पहले भी हुई होंगी तो मुझे तो इतना ख्याल भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। यहाँ पर क्या डिफरेंट है इसमें?
नहीं देखिए कि आज तक ना बांस की कॉन्फ्रेंस अगर है तो सिर्फ बांस लगाने की बात होगी या बांस के यूज की बात होगी। कुछ जगह एनवायरनमेंट की डिस्कस होती है तो एनवायरनमेंट में सिर्फ एनवायरनमेंट की चर्चा होती है, और इंडस्ट्री की अगर कोई डिस्कस होती है तो इंडस्ट्री की होती है, एग्रीकल्चर की हुआ तो एग्रीकल्चर की होती है। लेकिन पहली बार ये 9 जनवरी को हम जो कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, सस्टेनेबल समिट का जो कार्यक्रम हो रहा है 9 जनवरी को YB चौहान सेंटर में, इसमें बांस आएगा, बांस के ऊपर सारी चर्चा होगी। उसके बाद बांस से क्या क्या बनता है इसकी भी चर्चा होगी। उसके बाद बांस इंडस्ट्री बांस में आने की क्यों जरूरत है उसकी भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनवायरनमेंट के जो ऑफिसर है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पहली बार बात करना शुरू किया है कि बाबा एनवायरनमेंट अगर बचाना है, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो अटैक हो रहा है वो अटैक को अगर रोकना है तो उसके लिए सबसे बड़ा क्या चाहिए, तो ग्रीनरी चाहिए। और ग्रीनरी के लिए क्या चाहिए, तो बांस चाहिए। मुझे आप एक चीज आपको बतानी है, वो पहली बार 9 तारीख को जहां पे बांस का किसान भी आएगा, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी आएंगे, गोदरेज के जैसे, अदानी के जैसे ये लोग भी इसमें शामिल होंगे, सरकार भी शामिल होगी और सरकार के सारे मंत्रालय। देखिए मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि मैं किसी मंत्रालय को चलो इस कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलना नहीं लगा, अब मुझे मंत्रालय से फोन आ रहे कि हम भी आपके कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व होने वाले हैं। आशा है कि एक पॉलिसी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब वो अगली जाकर ये है, क्योंकि जैसे आपने कहा सब्सिडीज हैं, हैंड होल्डिंग है, आपको गांव में लोग बुला भी रहे हैं, लेकिन अगर एक पॉलिसी बन जाए इसके आसपास तो एक सबसे बड़ी बेहतर बात ये होगी। कृणाल, आप कैसे देखते हैं जिस तरह का इनिशिएटिव आप लोगों ने यहाँ पर लिया है, अवेयरनेस बढ़ाने की जो बात है, जैसे पाशा जी ने कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स तो एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या करने की उम्मीद है यहाँ से? अब इसमें मुझे लगता है सबसे डिफरेंट चीज़ ये हुई कि काफ़ी प्रोफेशनली हम इसे कोशिश कर रहे हैं। ओके। इसमें हमने टेरी को नॉलेज पार्टनर किया है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है और जो माना जाता है एनवायरनमेंट में प्रमुख इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। जूरियन सस्टेनेबिलिटी है नॉलेज पार्टनर करके। इसके साथ साथ हमने क्या किया है, जैसे स्वास्थ्यिक होता है ऐसे 4 भाग हुए हैं, जैसे पाशा जी ने अभी बताया। सबसे पहला अवेयरनेस कि कितना बड़ा ये इशू है, उसके बाद सॉल्यूशंस क्या है, अपने देश भर में किस टाइप के सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हुए हैं, और ये सक्सेस स्टोरीज के बाद थर्ड खोखा है इसको इम्प्लीमेंट लार्ज स्केल पे करना है तो क्या करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कैसा होगा, और वो पॉलिसीज एंड चीज इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट बात ये कि ये अपने आप सस्टेन कैसे होगा। एब्सोल्युटली। तो ये 4 खोखे में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, उस टाइप के स्पीकर्स और पैनलिस्ट है, तो हमें लगता है कि हम इसको प्रॉपर जस्टिस दे पाएंगे, एक डायलॉग शुरुआत कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। ये तो बात हुई कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन हम भी सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पर बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बैम्बू उसमें क्या फ़र्क ला पाएगा संजीव जी? देखिए, डे टू डे लाइफ में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो मोस्ट ऑफ द मटेरियल बहुत सारा कार्बन एमिट करके ही बनता है, कार्बन इंटेंसिव मटेरियल है। अभी ये बाम्बू ऐसा मटेरियल है जो ऑक्सीजन एमिट करके बनता है, उल्टा कार्बन को कम करता है हवा में से। हम आम आदमी को अभी उसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। सिंपल टूथब्रश से लेके एक कुर्सी हो, फर्नीचर हो, बाद में आप एक छोटा सिट आउट बनाओ या एक घर बनाओ या बड़े पैवेलियन बनाओ, स्टेडियम बनाओ या एयरपोर्ट बनाओ, तो वो लेवल तक है। तो हम मुझे लगता है कि जिसका जितना औकात है उतना तो काम उसने करना ही चाहिए। एब्सोल्युटली। इंडस्ट्री ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगी नीरज, कि क्या बनता है, कितना बनता है, कितने ऑर्डर्स आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि इतना कुछ बन सकता है, कैसे देखते हैं आप एक कदम उस तरफ? तो ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा इंडस्ट्री को एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्या गवर्नमेंट इसके अवेयरनेस के लिए क्या कितने सारे हेल्पफुल मेथड्स और सब्सिडीज और ये सब अवेलेबल है, क्योंकि एक इंडस्ट्री को हर एक मार्केट की ज़रूरत रहती है। तो नीरज, अभी माल ज़्यादा है कि ऑर्डर्स ज़्यादा है? अभी माल ज़्यादा है। जैसे साहब ने बोला क्या बैम्बू इतना इंडिया का प्लांटेशन सबसे हाईएस्ट है, लेकिन इधर इंडस्ट्रीज इतनी है नहीं। तो एक सब इंडस्ट्रीज़ को एक ये चाहिए रहेगा कि इधर मार्केट अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और बिल्डर्स, तो वो जब भी पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली ऐसे इंडस्ट्रीज और आते रहेगी। तो अगर स्मार्टनेस इसी में है कि अभी ले लिया जाए, क्योंकि आगे जाके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस लेकिन इसके प्राइसेस कम हो जाएगे क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई भी, प्रोडक्शन सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो एज ऑफ नाउ किस तरह के मार्जिन्स हैं? अराउंड 10-15% मार्जिन्स वी कैन
कीप ऑन दिस प्रोडक्ट कि मेनली चाइना से बहुत सारा इंपोर्ट होता है। तो अभी जैसे मोदी सरकार के द्वारा जो पार्लियामेंट में लगा मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, इससे इंडस्ट्री को और थोड़ा फ़ायदा होएगा फिर। ऑल राइट, तो हमने सारे के सारे बेस यहाँ पर कवर किए हैं, चाहे वो उगाने से है, कहाँ कहाँ लग रहा है, किस तरह का पुश है, सरकार, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस, कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। बैम्बू ऑफ कोर्स भारतीय बाजारों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने जो आपको बताई हैं, आशा है ये आपको भी बहुत प्यारा लगा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए। हमको दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।